तो I've started recording. रिदा बता दो फिर, ठीक है डिफरेंशिएशन? शुक्र अलीशा आ गई। कर लें, ठीक है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं फिर। अच्छा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है जनरल, वो है कि पावर नीचे आती है और पावर कम हो जाती है। कांस्टेंट होता तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएट होके जीरो हो जाता है, दैट्स डी वाई बाई डी एक्स। और अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी होल पावर एन था और उसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो एन पावर नीचे आती है, एक पावर कम हो जाती है, और इनर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। यू गाइस रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज? और अगर अलीशा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डू यू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज? ऑफ कोर्स यू डू। यस सर। डन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम इसको, इसका चेन रूल भी हम कहते हैं, जो ये जो पावर वाला फॉर्मूला है इसको जनरली चेन रूल भी कहा जाता है, लेकिन देयर इज अनदर चेन रूल एज वेल, वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स जो है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, जब आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उसका आपको एफ डैश एक्स, एफ प्राइम एक्स मिल जाता है, वो डेरिवेटिव होता है उसका। और उसके अंदर अगर कोई एक्स का कोऑर्डिनेट प्लग इन किया जाए तो आपको उसका ग्रेडियंट मिलता है। ऐसी बात है रिदा, एफ डैश एक्स करते हैं तो 3x² प्लस 4x बनता है, और उसके अंदर x का कोऑर्डिनेट लेट्स से 2 प्लग इन किया तो एफ प्राइम 2 के ऊपर आपको वैल्यू मिल जाती है ग्रेडियंट की। 4 टाइम्स 2 तो 12 प्लस 8 20 आपका ग्रेडियंट आ गया। अगर हमें उस कर्व के एक जगह पे ग्रेडियंट निकला है तो उस कर्व का टैंजेंट की इक्वेशन हम निकाल पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि टैंजेंट का जो ग्रेडियंट है वो ही डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। ऐसी बात है। और नॉर्मल का जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के लिए ग्रेडियंट अगर आपने 20 निकाल लिया, आपको सी कोऑर्डिनेट निकाल, सी वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स तो है, वाई नहीं है। वाई निकालने के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, वाई निकाला जा सकता था बड़े आराम से। कैसे निकाला जा सकता था? वाई निकाला जा सकता था बाय प्लगिंग इन एफ के अंदर द एक्स कोऑर्डिनेट 2, 2 क्यूब प्लस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर -4, तो 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 4 12। तो तुम्हारे पास y की वैल्यू 12 प्लग इन होगी, x की वैल्यू 2 प्लग इन होगी, c की वैल्यू आ गई 12 माइनस 40 इक्वल c विच इज -28। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्रिएट हो जाती है, y इज इक्वल टू 20x माइनस 28। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसी ने निकालनी है तो वो नेगेटिव रेसिप्रोकल वाली कहानी इज सफिशिएंट, कि ग्रेडियंट आपका 20 अगर आया है तो टैंजेंट का ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल का ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1। एक तो ये टिपिकल सवाल होता है जो एग्जाम में आ जाता है, नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालने को कह देते हैं, फंक्शन दे देते हैं, उसको डिफरेंशिएट आप कर देते हो बेसिक फार्मूला लगा के, उसके अंदर एक्स डालते हो, टैंजेंट का ग्रेडियंट निकालते हो, एक्स डालते हो, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर वाई कोऑर्डिनेट निकालते हो, वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी करते हो, आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाती है। नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाती है टैंजेंट को। ये बहुत बेसिक है और ये आई होप हर एक को आते भी हैं। रिदा, अलीशा, क्योंकि बाकी दो का तो मुझे कंफर्म है इनको कोई मसला नहीं है, तुम दोनों बताओ मुझे कोई इशू? अलीशा, एनी इशू? नो सर। नो सर। नो हो गया, डन। आगे चलते हैं फिर। जो सेकंड चीज है ना,
वो इस तरह है कि बड़ी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकाला, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो, तो इन तीनों में फीचर्स क्या हैं? ये तो बड़ा फेमस फीचर है कि ऑब्जेक्ट has a stationary point or points at that particular instant when the function's derivative is zero. What does that mean? It means कि जो dy by dx है वो equal to zero करते हो, तो you get a line parallel to the horizontal. That's dy by dx equals to zero, and that's the stationary point. When gradient is positive, when the gradient is increasing, the gradient is positive, then the function is an increasing function. When the gradient is negative, then the function is decreasing function. This can boil down to like simpler equations. For example, अगर मेरे पास एक function है, let's call it g of x cube, and let's have 8x plus 2, 6 हो गया, 6 8 are 48, 48 का give me 48, 6 and 8 negative x squared, right? ये हमारे पास इक्वेशन है, और आपसे पूछा गया कि what is the stationary point or find where the function has a stationary point. तो आप उसका सिंपल ग्रेडियंट निकालते हो, 6x squared minus 2x, पावर नीचे आई, पावर कम हुई, प्लस 8, 8x का 8, 2 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 8x का डेरिवेटिव 8 होता है, और स्टेशनरी पॉइंट चाहिए था, तो यू वुड इक्वेट दिस टू 0, 6x squared minus 2x plus 8 is equal to 0. To get the marks, you must make sure you either do Milton breaking, or if you're applying or using the calculator directly. So guys, the thing is you still have to show the quadratic formula being used, not state the quadratic formula, but show that you have plugged the value in. चाहे बीच में वैल्यू लिखते हुए कोई गलती भी हो जाए, doesn't really matter as long as you've used it. तो आपने जी पीछे बिहाइंड द सीन्स आपने अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल किया और आपने सॉल्व किया। चलो इसका तो नो सोल्यूशन आ गया, मैंने सवाल ही गलत बनाया। -8x कर देता हूँ मैं इसको, -8x, तो फिर मेरे पास आंसर आ भी जाएगा। So here's my answer, -1 and 4/3. So x की वैल्यू -1 and x की वैल्यू 4/3. These are the two stationary points. वो कहता है जी find when is the function increasing. तो यही काम इस स्टेप के बाद instead of doing यही सब कुछ but slightly different. क्या डिफरेंस होगा for increasing decreasing function? So you would have done in here greater than 0 for increasing के लिए, अगर decreasing का पूछा होता less than 0 करते, like inequality introduce कर देते, you would have done 6x squared minus 2x, the gradient g dash x is greater than 0 कर देते, setup of the equation or the question would have been important. ये काम कर देते, डिवाइड कर देते सब चीजों से, फिर सॉल्व करने के बाद यू वुड पुट दिस ऑन अ नंबर लाइन। बिहाइंड द सीन्स बेशक आप, मैं कहता हूं कि कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर रहे हो, बिहाइंड द सीन्स किसने क्या देखा है, लेकिन
उसको बताना जरूर पड़ेगा एग्जामिनर को कि कुछ आपने किया है। अब ग्रेटर देन 0 है, लेट्स से वो ऑप्शन 1 थी, ग्रेटर देन, उसमें हमने कोएफिशिएंट डाल दिया, 6 डाल दिया, -2 डाल दिया, -8 डाल दिया, इक्वल टू दबाया, आंसर आ गया, आंसर हमने लिख दिया, x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 4/3, ये दो आंसर्स हैं। अब ये इसके साथ लॉजिक भी डालनी है, या तो x लेस देन -1 है, -1 लिखो और लेस देन यूं करके एरो बना दो, 4/3 लिखो यूं करके एरो बना दो। बेस्ट तरीका ये होगा कि अगर यू डू ड्रॉ द कर्व थ्रू देम, दिस कर्व शोइंग कि ये ग्रेटर देन 0 इसके लेफ्ट पे और वो उसके राइट पे, आई थिंक दिस वुड बी बेटर, इसमें आपको पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। सो इंक्रीजिंग फंक्शन का आपने ये बता दिया। रिदा यू गॉट दिस, अलीशा यू गॉट दिस, कोई मुसीबत कोई मसला नहीं है। डिक्रीजिंग कहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिक्रीजिंग है। सो अगर हम रिदा इस ग्राफ की शेप बनाना चाहें ना, लेट्स से इफ आई वांट टू स्केच दिस राइट, तो ये देखो ये इस तरीके का स्केच है, इस तरीके का। अब ये तरीका क्या है, व्हाट इज ऑन विद दिस, आई वांट यू टू सी, ये जो तुमने स्टेशनरी पॉइंट निकाला ना -1, वो इधर -1 निकाला है, और ये जो तुमने निकाला है ये 4/3, वो इधर 4/3 निकाला है। ये स्टेशनरी पॉइंट इधर आया और इधर आया, इन दो पॉइंट्स के बीच में तुम्हारा ग्राफ डिक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, इसके लेफ्ट पे इंक्रीजिंग है और इसके राइट पे इंक्रीजिंग है, क्योंकि ग्रेडियंट हमने dy/dx पॉजिटिव शो किया और ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। लाइक विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ आपने ये चीज बता दी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की, अगर ग्राफ को देखते तो ये चीज होती। तो जल्दी से अब देख लेते हैं डबल डेरिवेटिव और नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं नेचर, दो, एक है टेबल मेथड और एक है डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव बीइंग द मोर फेमस ऑफ द टू मेथड्स, जो डबल डेरिवेटिव होता है ना, हाउ डज दैट वर्क, आप दो दफा डिफरेंशिएट करते हो, तो ये पहले तो एक्सप्रेशन सीख लो, डबल डेरिवेटिव का ये सिंबल है और एफ डबल प्राइम भी कहा जाता है। ये दोनों एक्सप्रेशंस हो गए तरीकाकार। डबल डेरिवेटिव के अंदर इंसर्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। ये आप खुद उसके अंदर जो आपने स्टेशनरी पॉइंट निकाला होता है उसको डबल डेरिवेटिव के अंदर इंसर्ट करते हैं। अब नोट करो, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल जहां हमारा g ऑफ x था 2x³ -x² -8x+2, g प्राइम x था 6x² -2x -8। कुछ लोगों ने सॉल्व करते हुए इस स्टेट पे भी बना लिया था 3x² -x -4। इसमें नहीं प्लग इन करना कुछ भी, या इसका डबल डेरिवेटिव नहीं लेना। डबल डेरिवेटिव ओरिजिनल अनचेंज्ड अनइक्वेटेड फॉर्म बेसिक फॉर्म का लेना है 12x -2। जो आपने स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले हैं, जैसे -1 निकाला है, उसको आपने डबल डेरिवेटिव में पुट किया और वैल्यू आई -14, और आपने उसमें 4/3 पुट किया और उसके अंदर आपके पास वैल्यू आई +14। नाउ ये इस केस में दोनों की सेम लाइक साइज आई है, वो तो इत्तेफाक हो गया और तुक्का हो गया। सो राइट, तो डबल डेरिवेटिव tells you what is going to happen to the gradient of the graph। अगर डबल डेरिवेटिव
पॉजिटिव आ जाए तो that tells you that the graph for the stationary point was minimum because later on, after the stationary point, it is all positive. All positive means this is what is going to happen. अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, इट इंडिकेट्स कि आगे जाके ग्राफ नेगेटिव होने जा रहा है, उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होने जा रहा है, which means कि हमारे पास मैक्सिमम आया था. So that's the nature of the stationary points, maximum or minimum. अगर ना पॉजिटिव आए ना नेगेटिव आए, और मतलब you're lost for like an explanation कि भाई क्या है अगर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, that's called point of inflection usually. Inflection is neither minimum nor maximum. What kind of a shape is that? Well, this is that shape of the graph. The graph does come to a stop ever so slightly and then continues in its own direction. और ये होता तब है जब dy by dx जीरो तो होता है, चलो यहाँ पे जीरो है, लेकिन उससे पहले भी इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद भी इंक्रीज कर रहा है. It could also be, so it's not turned. Turned would have been if it's decreasing and then it starts to increase. That's turning. This is just stopping. It's a stationary point, but it is not a maximum nor a minimum. So यहाँ इस केस में क्या होता है, कौन सा वाला? Usually you would spot that a double derivative comes out as zero. So the idea is that the point is a point of inflection. अच्छा, इसमें या XION से भी है inflection. Now यही काम गाइस डबल जो नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट है ना, टेबल मेथड से भी होता है. टेबल मेथड देख लेना, बुरी चीज नहीं है, अच्छा होता है. नाउ व्हाट अबाउट द टेबल मेथड, हाउ डज इट वर्क? सो स्टेशनरी पॉइंट जो आपको मिलता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट थे अभी इस एग्जांपल में, -1 और 4/3. आपने -1 के इर्द गिर्द पॉइंट्स ले लिए और 4/3 के इर्द गिर्द पॉइंट्स ले लिए और ट्रेंड देखा कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दीज पॉइंट्स. -1 से पहले -2, -1 के बाद 0. इन वैल्यूज के ऊपर, इन एक्स वैल्यूज के ऊपर व्हाट इज हैपनिंग टू द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ. So without the use of double derivative, you can find out the nature of the stationary point. So -2 आप plug in करोगे single derivative के अंदर, that's your single derivative. Let's take that for a ride and write it down over here. Okay. Yeah. So here's our derivative. तो हम इसके अंदर जो -2 प्लग इन करते हैं, लाइक आई एम डूइंग इट इन माय हेड, तो ये मुझे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है. मतलब मैंने कुछ खास काम नहीं किया, आई जस्ट लुक्ड एट इट और देखा मैंने कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. ओ गाइस, ये 1 मिनट दोबारा स्टार्ट होएगा. ये पॉजिटिव आ रही है, इसमें 0 आई थी, 0 प्लग इन करो तो ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है. सो पॉजिटिव ग्रेडियंट, 0 ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट. और डबल डेरिवेटिव में भी आपने जब -1 प्लग इन किया था, when you plugged in the value -1, you got -14. -14 meant this is a maximum. -14 meant this is a maximum. +14 meant that this is a minimum at 4/3. So वो maximum at -1 था, this is minimum at 4/3. पॉइंट बताना हो तो पूरा स्टेशनरी पॉइंट मांगा हो तो पूरा स्टेशनरी पॉइंट लेते हैं. ये भी बात होगी, समझ भी आ गई कि भाई बगैर किसी डबल डेरिवेटिव के सिंगल डेरिवेटिव से अगर करना पड़ जाए तो टेबल मेथड इज आवर मेथड.
Then a very important thing that gets tested on the exam is when you equate the double derivative equal to 0. डबल डेरिवेटिव को जीरो करने की जरूरत कहां पेश आती है? जब आपसे वो सवाल पूछे मैक्सिमम बोल दे या फिर मिनिमम बोल दे। वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट पूछ ले, वो कह दे कि जी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट बता दो, या वो पूछ ले वेयर द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ग्रेडियंट अकर्स, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ग्रेडियंट अकर्स। ये दोनों में से कुछ भी हो। ठीक है अलीशा, यू गॉट दिस। महत, कोई सवाल वगैरह है तो जरूर सेंड ओवर रिगार्डिंग एनीथिंग चैलेंजिंग यू फेल्ट सीम्ड। इसके बाद रेट्स ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन का रहता है तो विल डू दैट। डबल डेरिवेटिव को गाइस इक्वल टू जीरो वहां पे किया जाता है, आई रिपीट, जहां मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट निकालनी हो, या ये बताना हो वेयर द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ग्रेडियंट अकर्स। ग्रेडियंट का मैक्सिमम मिनिमम, ग्राफ का नहीं। ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमम सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो से आता है, ग्रेडियंट का मैक्सिमम मिनिमम डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो से आता है। सो आर डबल डेरिवेटिव इन आवर केस वाज 12x minus 2, जो ये अभी हम एग्जांपल कर रहे थे। सो आर डबल डेरिवेटिव is 12x minus 2. So 12x minus 2 को 0 किया तो x की वैल्यू 1/6 आई। So 1/6 is a special place. Let's consider our equation again, our original curve. 1/6 याद रखना guys. I am going to show you something here. Okay, this is my equation. Right. अच्छा, तुम लोगों ने ना कंपाइल्ड बुक डाउनलोड कर लेनी है वहां से, उससे पास पेपर्स करने हैं। अलीशा, रयान, रिदा, महद, रयान तुम तो अपने कर रहे हो, फारूक या अलीमीन गंडापुर, आपने क्या करना है गाइस, यू हैव टू गेट दैट। एक मिनट में बताता हूँ क्या करना है। जी एफ एक्स इक्वल्स कंट्रोल बी है, ये तो 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर्ड। पास पेपर कर लेने गाइस, जो जो अभी हमने टॉपिक कवर किए ना, सो मेक श्योर इसके पास पेपर्स वगैरह करो। हम इकट्ठे भी करेंगे बट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन एज वेल प्लीज, सो देयर इज नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड। अच्छा जी, +2। ओके गाइस, सो आई एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर कि मैं तुम लोगों को कुछ दिखाऊंगा, होपफुली तुम लोगों को दिखेगा। नाउ I'm going to ask my computer to, first let's choose a point. So point is here, and then I am going to draw a tangent. Okay, that's what I want to draw. Okay, where is my, oh जुल्म हो गया, इसमें तो है ही नहीं। Oh, let's go back. Oh, geometry. Geometry means
Yeah. Okay, G, let's write that equation again. A 2x squared minus x squared, so g of x equals 2x cube minus x. This is just a demonstration. वैसे तो जो मैंने बात बता दी है वो है true ही है, but this is just a demonstration. ये mechanics में भी काम आएगा. So that's why you need the visualization. That's why we're spending an extra couple of minutes on this. Oh, not here. It's on the diagram. On the diagram. Okay, let's throw this away. Acha ji. So let's draw a tangent. So I'm drawing a tangent. I've drawn a tangent over here, right? And ये इस point के ऊपर है. I want to move this tangent. Hopefully it will allow me to move. Okay, so it's kind of allowing me to move. मैं इसके ऊपर से गुजार. So अभी मेरे पास tangent positive gradient है. आहिस्ता आहिस्ता I go move it around. यहाँ पे gradient 0 हुआ. Then it started to become negative. Like it's really becoming steeper. And this is the most steep that the line will ever be. And then it starts to flatten out again. So ये जो most steep that it will ever be is at x equals 1/6. How do we know that? We know this because उस जगह पे सबसे ज्यादा steep होगा. हम मतलब it's very difficult to know even with वो जो ग्राफिंग ऐप है, कौन बता सकता है कि भी किधर हो. Nobody knows. तो हमने डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई x equals 1/6 जहां पे आपका मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ग्रेडियंट इज. हाँ, ये वो अगर पता करना हो जी मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है तो वो फिर आपको इजी वर्क ये है कि यू कैन प्लग इन द सिंगल डेरिवेटिव 1/6. जब आप सिंगल डेरिवेटिव में 1/6 प्लग इन करोगे तो उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन की, ग्रेडियंट की. So you'll get the value of the gradient. So let's plug it in there. 6 1/6 का square minus 2 times 1/6 minus 8. So you get 1/6 minus 2/6 minus 8. So this is negative 1/6 negative 8. So I know it's a negative result. A negative result means कि gradient अगर इसका 1/6 पे negative आ रहा है तो ये मुझे minimum ही मिल रही है वैल्यू, maximum नहीं हो सकती. यही सवाल maximum के लिए how would it be constructed? अगर ये सारी वैल्यू में नेगेटिव 2x क्यूब कर दूं ना, सारी गेम चेंज हो जाती है. नेगेटिव 2x क्यूब करने से जो क्वेश्चन है वो फ्लिप्स ऑन इट्स हेड, और क्योंकि इक्वेशन चेंजेस, नेगेटिव करने से इक्वेशन विल चेंज. ठीक है. सो वो ऐसी जरा वियर्ड किस्म की मैंने क्योंकि वैल्यूज ऐसी दी हैं तो वो बहुत ही लीथल किस्म की इक्वेशन बन गई है. मैं थोड़ी सी चेंजेस ले आता हूँ वैल्यूज में. इसको प्लस कर देते हैं, इसको भी प्लस कर देते हैं. अभी मुझे जूम आउट करते हुए मुसीबत हो रही है, बट यू सी कि ये जो पॉइंट है इसको मैं अगर मूव करूं तो देयर इज अ टाइम जब टेंजेंट इज लाइक वेरी स्टीप, द स्टीपेस्ट, तो ये मैक्सिमम मिलेगा. और वही थ्योरी है छोटी सी, डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0. अब आ जाते हैं लास्ट चीज पे. जो एक तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें इक्वेशन फॉर्मेशन करनी पड़ती है और चीज़ें. अभी हम करते हैं जो रेट्स ऑफ चेंज के क्वेश्चंस हैं, उसका कॉन्सेप्ट
बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेट्स ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज है dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट dy बाई dt। सीधा साधा चेन रूल फॉर्मूला है कि y जो है अगर x पे डिपेंडेंट है, x टाइम पे डिपेंडेंट है, तो हम करेंगे dy बाई dx इंटू डी एक्स बाई डी टी, और कहेंगे ये dy बाई डी टी के बराबर है। एक और काम हो सकता है कि अगर हम कहें कि एक वेरिएबल है a, एरिया, वो लेंथ पे डिपेंडेंट है और लेंथ टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम करेंगे डी ए बाई डी एल, क्योंकि चेंज को रेफर कर रहा है। डी एल बाई डी टी ग्रेडियंट जो है वो चेंज को रेफर करता है, इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी। ऐसे कैसे पता लगता है? डी ए बाई डी टी रिलेशनशिप है, बीच में इंटरमीडिएट क्या है, एक है डी ए बाई डी एल, ये हो गया डी ए बाई डी एल, फिर दूसरा हो गया डी एल बाई डी टी, ये हो गया डी एल बाई डी टी। उससे क्या मिला? एक ओवरऑल डी ए बाई डी टी मिल गया। सो एक तो ये रिलेशनशिप है, चेन बनानी आनी चाहिए। कैसे पता लगता है कि कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट होगी? ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर इंडिकेशन होती है, जैसे कि एक स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो तुम्हें पता है v जो है वो r पे डिपेंडेंट है और r t पे। एक ये केस आ जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो दिखा देता हूं, करते नहीं है अभी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि वॉल्यूम जो है वो दो चीजों पर डिपेंडेंट है। तो दो तो चीजें नहीं हो सकती, एक ही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक को इग्नोर कर देते हो, एक पूरी के वेरिएबल को गायब करना के लिए यू राइट h इन टर्म्स ऑफ r और r इन टर्म्स ऑफ h। आपने इस तरीके से इक्वेशन को चेंज करना होता है कि वो आपको मिल जाए। वो कोई अगर जमाहद हो गया, फारूक हो गया, रेयान हो गया, तो गाइज वो हम लोग यूज करते हैं यूजिंग बेसिक ट्राइंगल की शेप्स, और सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वी विल गो ओवर दिस अलीशा एंड रिदा। अगर वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है तो डोंट वरी, विल लुक इनटू दैट एज वेल। तो ये चेन रूल वाली चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन कर लेते हैं चेन रूल का। एरिया दिया हुआ है, लेट्स से 2/3 पाई आर स्क्वायर्ड, राइट? ये एरिया दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि रेडियस इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ it's decreasing at a rate of 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो भाई आपका काम है खुद उसको -2 सोचना, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है और रेट बोला है, तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि डी आर बाई डी टी है। वो कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। वो कहता है डी ए बाई डी टी क्या है व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर्स और समथिंग, और 3 सेंटीमीटर्स और समथिंग। तो भाई आपका काम, ये अब सारा वर्डिंग में था। आपने डीए ये फिगर आउट किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मांगा है तो डीए बाई डी टी मांगा है। उसने कहा रेडियस इज चेंजिंग और ड्रॉपिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। तो आपका काम था इसको रियलाइज करना, डी आर बाई डी टी है। ओरिजिनल इक्वेशन तो या फॉर्म दी होगी, नहीं दी होगी तो बहुत ही कोई बेसिक सी चीज होगी जो कि आप खुद निकाल सकोगे। सो वेरी क्लियरली आप डी ए बाई डी आर निकालोगे, बिकॉज एरिया जो है मेन वेरिएबल है और आर जो है वो ए जो है वो आर पे डिपेंड करता है। सो डी ए बाई डी आर multiplied by dr by dt will become dA by dt. So dA by dr के लिए आपने क्या किया? आपने बेसिकली इस 2 जो पावर है इसको आप नीचे लेकर आए, 2 2s are 4/3 पाई, और एक आपने रेडियस की पावर कम कर दी। So that's 4/3 pi r multiplied by dr by dt is equal to dA by dt. अब dA by dt मांगा हुआ है, so that will remain unknown, और dr by dt दिया हुआ है, so you'll just plug it in there, और r का वैल्यू भी दिया हुआ है, so you'll just plug it in there. तो मतलब there is less likely anything which is going to be tough enough to fool you. मतलब कि इससे you shouldn't be fooled. हाँ, कुछ सवाल ऐसे देखे गए हैं
कैम्ब्रिज के अंदर जो कि बेवकूफ मतलब बनना, मतलब इतने अनकॉमन होते हैं कि इंसान थोड़ा ना, व्हेन यू सी देम यू डोंट लाइक देम, you don't like being tested for a circle in differentiation. सर्कल का एक अपना ही मकाम है, लेकिन you don't expect it to be here. तो वो कहते हैं जी एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कल में घूम रहा है और जो है इट्स रेडियस, इट्स एंगल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, और इट्स एंगल इज चेंजिंग एट अ रेट दिस, और इट्स मूविंग विद दिस मच डिस्टेंस ओवर टाइम, लाइक स्पीड उसकी ये है। अच्छा जी, और वो कहता है जी स्पीड ये है, स्पीड स्पीड से आप कंफ्यूज हो जाते, क्या मतलब है स्पीड? स्पीड तो सीधी लाइन में है या कहीं क्या गोल गोल घूमने में स्पीड है? स्पीड स्पीड इज जस्ट डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस ओवर टाइम, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है ना वो सर्कल के अंदर इसलिए पसंद नहीं आता, इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो आर्क लेंथ के बराबर होता है। तो एस जो है वो आर थीटा के बराबर है। आप कहते हो यार आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, सारी जिंदगी हम सॉल्व करते आए हैं एस पूरे में, सर्कुलर मेजर में आर और थीटा दोनों ही अननोन होते हैं, लेकिन वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन कुछ ऐसे होगी कि रेडियस वो फिक्स कर देगा। सो आर इज नॉट अ वेरिएबल देन, सो आर इज एक्चुअली अ फिक्स्ड नंबर, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आप। डी एस बाई डी थीटा होने जा रहा है, हाँ उसका आंसर आर है, क्यों? थीटा की पावर 1 थी, तो 1 पावर 1 जब डिफरेंशिएट होती है तो वो गायब हो जाता है, और आर जो भी कांस्टेंट रहता है वो उसके साथ एग्जिस्ट करता है। तो आप कहते हैं जी डी एस बाई डी टी इज डी एस बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो रेडियन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी थीटा बाई डी टी वो रिक्वायर्ड है, डी एस बाई डी थीटा होना ही था। मतलब इसकी चेन ही इस तरह बन रही है कि आर्क लेंथ जो है वो थीटा पे डिपेंडेंट है और थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यही काम एरिया टाइप कुछ किया जा सकता, तो सो यू जस्ट फिट दिस इन। ये इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, अगेन आई रिपीट, क्योंकि हम लोग आदी नहीं है सर्कल को के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे घुसा दी, किसी चीज के भी अंदर घुसाई जा सकती है डिफरेंशिएशन। वेरिएबल का डिपेंड होना दूसरे के ऊपर मकसद है, उससे आपको कोई नई चीज कभी सामने दे दें तो आपको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स, बेसिक पे रहोगे तो हर चीज हो जाएगी। नाउ वन मोर थिंग, एक और चीज हमें जो पसंद नहीं आती और हमें दी जाती है, रेट ऑफ चेंज फॉर एग्जांपल, जी यूं करके कर्व है, गंदा सा एफ ऑफ एक्स, पसंद नहीं आ रहा आपको, क्यूबिक टाइप है या जो भी है, और वो कहता है द रेट एट विच एक्स कोऑर्डिनेट, सो देयर इज अ पॉइंट व्हिच इज मूविंग ऑन दिस, मतलब पॉइंट भी है वो मूव करा रहे हैं ऑन दिस, और चलो मूव तो कर लेता है पॉइंट एट अ रेट, तो x की such that its x value is increasing by 2 unit per second or something, so that just means dx by dt is 2. This is what it means. So the function is f, but it's also known as y. So y changes with x, dy by dx times dx by dt is equal to dy by dt. ये इसलिए कंफ्यूज होते हैं हम, डी एक्स बाई डी टी उन्होंने दे दिया, डी वाई क्योंकि वाई पता है या फंक्शन पता है, उससे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे और डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। दैट टेल्स यू हाउ इज द वाई चेंजिंग, एट व्हाट रेट इज इट चेंजिंग, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। सो ये रेट्स ऑफ चेंज के क्वेश्चन जो हैं इस वजह से हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। फिर वो जो सबसे टफ वाला क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने लाइक ओवर द टॉप बात की है कि अगर आपको सवाल आ जाए ऐसा जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, दो वेरिएबल्स से हम नहीं डील कर सकते, हमें दो वेरिएबल को एक वेरिएबल बनाना होता है। सो यूजुअली ये कब होता है, व्हाट्स द प्रोसेस लाइक, उसके लिए मैं जल्दी से दिखा देता हूं आपको एक वेरी क्विकली। सो वेरी क्विकली
इसको क्या हो गया? तो चाइनीज भी नहीं आती ना मुझे। डूड व्हाट आर यू सेइंग? जापानीज क्या कहता है रे बाबू? व्हाट यू से माइट? ट्रांसलेट। दिस इज ऑलरेडी इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम इज रनिंग। अच्छा जी, वो कह रहा चल रहा है ऑलरेडी। हाँ चल रहा है, ऊपर पड़ा हुआ तो है। ऑलराइट सो या सो जो एक आपके पास है जी कोन। कोन इज रेडियल। उल्टी कोन बनाते हैं ताकि जरा आइडिया हो। सीधी कोन से जरा कंफ्यूज ज्यादा हो गए। अच्छा ये भाई इतनी है कोन मेरे पास, सीधी है, उल्टी नहीं हो सकती। चलो रेडियस हाइट 1/3 πr²h। अगर ये कोन यूं फ्लिप्ड होती यूं करके और लाइक ऊपर से हम इसको कम करते जा रहे थे, कम करते जा रहे थे, कम करते जा रहे थे, तो बेसिकली क्या होता कि इस कोन के अंदर कम कर रहे होते तो रेडियस भी कम हो रहा होता और हाइट भी कम हो रही, दोनों दोनों वेरिएबल एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो इनिशियल कंडीशन दी होती है सवाल के अंदर, इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि जी वो शुरू में बता देता है कि जी रेडियस ऑफ द कोन जो है ना 5 है और हाइट ऑफ द कोन जो है जी वो 10 है। तो फिर आप कहते हो अच्छा हाइट 10 है और रेडियस जो है वो 5 है, तो h/r का जो रेशियो है वो 10/5 का रेशियो है। So you know then that the relationship of height is this equation, h is equal to 2r. तो h की जगह फिर हम 2r इंसर्ट करने के काबिल हो जाते हैं क्योंकि रेशो इसी रेशो के साथ चेंज होगा सब कुछ, बिकॉज इवन है, स्ट्रेट एजेस हैं, तो इसी रेशो के साथ काम होंगे। तो पाई 2πr³ इज वॉल्यूम। सो अब आप वॉल्यूम डिपेंडेंट, बाकी अब ये फिर नॉर्मल सवाल हो गया कि वॉल्यूम को आर पे डिपेंडेंट किया, आर को टाइम पे किया, और ये नॉर्मल सवाल हो गया। ओके गाइस, लेट्स डू सम लेटेस्ट पास्ट पेपर क्वेश्चंस regarding this topic. We'll do questions from the latest exam 2024 के questions करेंगे हम, ठीक है? All right, so let's start with the 11 paper 11 1 and इसके हम कर डालते हैं डिफरेंशिएशन के सवाल। 1 2 मैं नहीं करा रहा था अभी क्योंकि ट्रॉमा तो नहीं देना तुम लोग, ट्रॉमा तुम अपने आप को खुद दे देना। यस, ये वाला क्वेश्चन, ये स्टाइल इज इंपॉर्टेंट टू कवर। जूम कैसे होगा? Where has Zoom gone? जी मुझे अपना ही सॉफ्टवेयर नहीं समझ आ रहा। वेरी इंटरेस्टिंग। या अब सही है, राइट? ओके गाइस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व is the following points on the curve. Non-exact values have been given correct to 5 decimal places. So these lie on the curve. Find the value of k. Give your answer correct to 5 decimal place. तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें बेसिकली इस इक्वेशन में तुमने प्लग इन करना था। मतलब तुम शायद आदी नहीं हो बिल्कुल भी कि ऐसा भी कोई सवाल आता है जिसमें हमें वैल्यू प्लग इन करनी होती है और हमें कोई मार्क्स मिलते हैं उसके।
So getting to use the calculator is giving you marks. अब ये जो होल -2 है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ब्रैकेट सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे। सो इस पूरे के अंदर -2 किया एंड 4.00, 5 डेसिमल प्लेस चाहिए ना, 1 2 3 4 5, 62 को हम 63 लिखें, ये इम्पोर्टेंट है। ये 63 है, ये आगे बढ़ रहा है, तो 63 ना ही लिखें, 62 ही लिखें। यू गाइस गॉट दिस कि कैसे और क्यों कैसे, क्या फाइंड द वैल्यू और करेक्ट वो आपने लिख दिया, बस स्टेट ही करनी है, लिखते नहीं। The table shows the gradients of the chords A, B, A, C, A, D, and A, F. Find the gradient of the chord AE. AE वो तो सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपने y2 minus y1 over x2 minus x1 कर दिया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है रिदा, कोई ऐसी मसला तो नहीं है, AE का ग्रेडियंट निकल आएगा। Yes, sir. फिर 1 मार्क 2 मार्क्स ये हो गए, अभी तक कुछ मसला नहीं है। डिड्यूस द वैल्यू ऑफ f dash of 2 यूजिंग द वैल्यूज इन द टेबल। f dash of 2, f dash of 2 का मतलब ये है, आप जिस तरह एक ग्रेडियंट की बात करते हैं, 2 के करीब करीब, ये 2 से 1 2 3 4, मतलब 4th डेसिमल प्लेस पे 2, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, लाइक करीब करीब, ये करीब था 2 पॉइंट, ये दूर जा रही है वैल्यूज, 3 पे जा रहा है, 3 FA, अगर ये A है और वो F है, FA का ग्रेडियंट, E इज क्लोजर, EA का ग्रेडियंट, DA का ग्रेडियंट, CA का ग्रेडियंट, AB का ग्रेडियंट। सो जैसे जैसे आप AB का ग्रेडियंट, तो ये 6.25 यहां से शुरू हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, सो 6.25 is the gradient, you could say estimated, that's like the easiest thing to say, that 6.25 is the gradient of, क्योंकि वो 4 decimal place है, 2501 ही कह दो, 6.2500 कह दो, but that should be the estimate, क्योंकि आप दूर की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है, और जो सबसे करीब वाला है वही आपका ग्रेडियंट होगा। ए भी उन्होंने निकाल के दिया हुआ था, आपने सिर्फ इसलिए 1 मार्क के लिए हमने सी पार्ट में दिया। यू गाइस गॉट दिस, कोई इतनी इसके अंदर हैसल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंशिएशन का आया। फंक्शन इज गिवन। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ये इनफ है ट्रिक के जी और फ्रैक्शन दे दिया, तो अगर थोड़ा सा टाइम कम है तो आप गलती भी कर सकते हैं। पहला काम है ऊपर लेकर आना, दूसरा काम है फिर डिफरेंशिएट कर देना, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हुई है। जब आपने मल्टीप्लाई किया, पावर डिक्रीज की, ये हो गया आपका f dash x। They say for what values of x, x is the function decreasing। Decreasing का मतलब है when is it less than 0। -12 x power 4 plus 3 over x square, when is it less than 0। इसके लिए आपने सॉल्व करना था। -12 over x power 4 less than -3 over x squared, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे हम x स्क्वायर को, क्योंकि स्क्वायर्स हैं, और -3x पावर 4, तो मैं 3x पावर 4 को इधर ले आता हूँ, -12x स्क्वायर्ड लेस देन 0 कर देता हूँ, एंड देन आई नीड टू सॉल्व दिस। सो x स्क्वायर्ड को कॉमन लिया, 3x स्क्वायर्ड या 3x स्क्वायर्ड को कॉमन लिया, तो x स्क्वायर्ड -4 लेस देन 0 आ गया। अच्छा, अब इसको समझना पड़ेगा कि what kind of set of values is this and for when is this function decreasing। एक तो स्टेशनरी पॉइंट आपका आ रहा है 0 पे, अगर आप इनइक्वालिटी को कंसिडर नहीं करते हो
और इसकी बात करते हो तो एक स्टेशनरी पॉइंट 0 है, एक स्टेशनरी पॉइंट 2 है, एक स्टेशनरी पॉइंट -2 है। आप यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर चलो तो यू वुड बी बेटर ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि जो आपने ये एफ डैश एक्स निकाला है, ये वाला एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकाला है, -12x⁴ प्लस 3/x², इसके अंदर इफ यू मेक अ लिटिल टेबल and put values -3, -1, 1, 3. So you'll have no problem whatsoever for finding out the roots and not the roots but the gradient कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है मतलब आपको नेगेटिव चाहिए। खैर मैं अगर प्लग इन करूँ -3 प्लग इन करूँ इधर एंड यूज द कैलकुलेटर, -3⁴ प्लस 3/-3², तो and I'll need to calculate this, तो ये मेरे पास 1/3, ये कितनी वैल्यू आ रही है गाइस? वैल्यू कैलकुलेट करो जरा, क्या आ रहा है? हेलो दुआ, you're here. Did you do some questions? Yeah, I have one question. All right, ठीक है, बस I'm just wrapping up. So guys, हम लोग plug in करेंगे. You'll plug in these values. You'll plug in -3, plug in -1, plug in 1, plug in 3. ये सारी values plug in करके कर लोगे. That is one way of doing this. Okay, ठीक है महंत. All right, so अब कल यहीं से टेक ऑफ करेंगे. We'll start this. तो 8:38 डेस्मोस, अभी मैं उसमें वो नहीं होता था. M1 is going to be tomorrow, not today.